हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज देखते हैं हम चैप्टर नंबर 2 है ना, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन 1, देखिए कि 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड और 4 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, है ना। क्या कहता है कि 2 पिको फैरेड है, 3 पिको फैरेड और 4 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा, इस संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहा कि यदि इस संयोजन को 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं पहले का हल, है ना। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा कि इस संयोजन में कुल धारिता कितनी होगी। तो पहले इसको फर्स्ट को देखने से पहले क्या क्या दिया वो देख लेते हैं ना। दिया है, क्या दिया हुआ है हमारे पास कि C1 इज इक्वल टू, क्योंकि 3 यहाँ पर धारिता है ना, तो कितना हो जाएगा C1 इज इक्वल टू 2 पिको फैरेड इज इक्वल टू, अब देखो 2 पिको फैरेड को हम अगर फैरेड में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 × 10⁻⁻12 फैरेड, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं कारण चूंकि 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए C2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3 पिको फैरेड इज इक्वल टू 3 × 10⁻12 फैरेड एंड थर्ड कितना दिया हुआ है C3 इज इक्वल टू 4 पिको फैरेड इज इक्वल टू 4 × 10⁻12 फैरेड, ठीक है बच्चों। तब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या कहा, तब इस संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी। तो इस संयोजन की कुल धारिता बताना है हमें, तो कुल धारिता हो जाएगी, तब लिखेंगे इस संयोजन की कुल धारिता हो जाएगी हमारी C इज इक्वल टू, अब देखो कौन से क्रम में जोड़े गए हैं संधारित्रों को, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़े गए संधारित्रों का जो फार्मूला होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इन सभी को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। अब देखो कि इसको अगर पिको फैरेड में ही लिखे तो पिको फैरेड में भी आंसर आ सकता है, और ऐसा लिखे तो ऐसा भी आंसर आ सकता है। तो चलो हम पिको फैरेड में ही बना लेते हैं ना। तो 2 पिको फैरेड प्लस 3 पिको फैरेड प्लस 4 पिको फैरेड इज इक्वल टू, देखो 4 प्लस 3 कितना होगा 7, 7 प्लस 2 9 पिको फैरेड, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड टर्म क्या कहा है उसने कि यदि इस संयोजन को 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या होगी। तो देखते हैं, लिखते हैं कि यदि यहाँ पर जो विभव है ना, यदि उभयनिष्ठ विभव V हो तो, उभयनिष्ठ विभव क्या हो V हो तो क्या हो जाएगा, जब उभयनिष्ठ विभव V होगा तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब पहले पर आवेश यानी Q1 इज इक्वल टू क्या होगा C1 इंटू V, है ना, क्योंकि फार्मूला होता है ना C इज इक्वल टू Q/V, तो मुझे आवेश निकालना है तो V का ट्रांसफर इधर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1V, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻12 फैरेड, है ना, इनटू जो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो 120 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, है ना, 2 का अगर गुना इसमें कर दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 गुना 10⁻⁻12 इज इक्वल टू, अगर यहाँ से अब अगर मैं बोलूँ कि 0 को हटा दिया जाए तो हो जाएगा 24 × 10⁻⁻11, है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट, ठीक है।
अब आवेश है तो आवेश का कितना आ जाएगा, कूलाम। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा Q2 इज इक्वल टू C2V इज इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 120 इज इक्वल टू, अब देखो गुना करेंगे 3 शून्य, देखो ये शून्य को तो हटा ही देते हैं सीधे, है ना, तो 12×36 गुना 10 पर ऋण 11 की घात कूलाम। ठीक है, और Q3 इज इक्वल टू C3V इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 120 इज इक्वल टू 48 इंटू 10⁻11 कूलाम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा वाला एक लंबा आवेशित बेलन एक खोखले समाक्षीय चालक बेलन द्वारा घिरा दोनों बेलनों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। क्या कहा क्वेश्चन ने कि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा वाला एक लंबा आवेशित बेलन एक खोखले समाक्षीय बेलन द्वारा घिरा है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, घिरा है, दोनों बेलनों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका हल कैसे होगा, समझिएगा। हल देखो क्या कहा कि एक रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा वाला, है ना, आवेशित बेलन, देखिए एक बेलन ये बना देते हैं हम यहां पर, एक बेलन बन गया, है ना, जिस पर रैखिक आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। ठीक है, बेलन एक खोखले समाक्षीय चालक बेलन द्वारा घिरा है ना, एक खोखला है, एक खोखला समाक्षीय बेलन है। ठीक है, मैं यहां पर दूसरा बेलन बना रहा हूं, ये मान के चलो, ये हमारा क्या हो गया, समाक्षीय मतलब एक ही अक्ष पर। ठीक है, ये अक्ष खींच देते हैं यहां पर, आपको समझ में आ जाएगा, ये अक्ष खींच दिए तो एक समाक्षीय क्या हो गया, दूसरा बेलन है खोखला। तो इन दोनों के बीच में कोई बिंदु क्या है हमारे पास, P है। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। अब देखो कि इस अंदर वाले बेलन पर क्या है, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं कि इस अंदर वाले गोले को पर हम मान लेते हैं कि कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है। देखो इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज हो गया। अब देखते हैं कि इस अंदर वाले खोखले गोले पर प्लस चार्ज है, तो बाहर वाले गोले के अंदर वाले पृष्ठ पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तब हम इन दोनों के बीच में इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, ये देखो इस अक्ष से कितने दूर पर स्थित है, यहाँ पर स्मॉल r दूरी पर स्थित है, मान के चलो। ठीक है, अब देखो कि इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस बिंदु पर हम एक क्या करेंगे, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और ये गाउसीय पृष्ठ कैसा होगा, एक बेलन के जैसी होगा, जो क्या होगा, इसी बेलन या इन्हीं बेलनों के क्या होगा, समाक्षीय होगा। तो मैं एक अन्य पृष्ठ ले लेता हूं यहाँ पर, गाउसीय पृष्ठ ये वाला। ठीक है, इस पॉइंट से गुजरता हुआ ये ले लिए हमने, ये प्राप्त हो गया हमारे पास अन्य गाउसीय पृष्ठ। तब इस गाउसीय पृष्ठ है ना, इस गाउसीय पृष्ठ पर उपस्थित इस बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तब यहां पर किसका प्रमेय लग जाएगा, गाउस का प्रमेय लग जाएगा। किसका प्रमेय लग जाएगा बेटा, गाउस का प्रमेय लगेगा। और गाउस के प्रमेय को देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे यहां पर। ठीक है, तब देखो गाउस के
प्रमेय से, है ना। तो गाउस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो गाउस का प्रमेय क्या होता है, गाउस का प्रमेय होता है फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डी एस वेक्टर कॉस थीटा, या वेक्टर हटा देते हैं यहां से तो सीधे लिख देते हैं ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा। यही तो होता है हमारा गाउस का प्रमेय, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये नहीं कहिएगा कि सर ये व्यंजक कुछ और है, तो ये व्यंजक बेटा गाउस के प्रमेय में देखिएगा, गाउस का प्रमेय अब जब सिद्ध करते हैं तो वहां बीच में मिल जाएगा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब ये जो थीटा है, अब देखिए यहाँ पर इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर होगी, और इस अल्प पृष्ठ पर, है ना, इस अल्प पृष्ठ, अब यहाँ पर एक क्या करूंगा, इस बिंदु पर एक अल्प पृष्ठ की कल्पना कर लेता हूं, मान के चलो। तो इस अल्प पृष्ठ की दिशा किधर की ओर होगी, ये भी बाहर की होगी, जो ds है, ठीक है। और ये भी किधर की बाहर होगी, विद्युत क्षेत्र E, ये भी बाहर की ओर होगा, ठीक है। दोनों की दिशा किधर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। तो दोनों पर बनने वाला जो कोण होगा, कितने अंश का कोण हो जाएगा, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं, या इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं देते तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दे देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए कि ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अब हम बात करते हैं कि अन्य, हाँ, वह फाई ई इज इक्वल टू, अब फाई ई इज इक्वल टू, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो मेन आंसर है वो क्या था कि Q अपान एप्सिलॉन 0। तो ये जो फाई ई है, इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है ना, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है फाई। और ये आवेश क्या है, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, और एप्सिलॉन 0 के यहाँ पर निर्वात में उपस्थित कुल विद्युतशीलता या निर्वात की कुल विद्युतशीलता, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर ये टर्म हो गई। अब देखो कि किंतु हमको एक बात ये पता होती है कि किंतु रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व जिसको हम लैम्डा कहते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू ये होता है आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई। और लंबाई किसकी, इसकी, तो इसकी लंबाई मैं क्या मान लेता हूं, मान के चलो L है, इसकी लंबाई कितनी है, L है। तो लंबाई तो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू Q अपान L, L का ट्रांसफर इधर कर दीजिए तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इंटू लैम्डा, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू Q की वैल्यू रखूंगा तो L लैम्डा अपान ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, अब देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो ई डी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल लेम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या आप इस टर्म को नहीं लेते तो इसी टर्म को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चल ले, तो ये कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब संपूर्ण के लिए लेना है, अब संपूर्ण के लिए लेना है तो इंटीग्रेशन ई डी एस बोल देंगे इज इक्वल टू एल लेम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो कि अगर इसको अगर बाहर ले लूँ विद्युत क्षेत्र ई को, इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू एल लेम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ds क्या है, ds क्या है, यहाँ अल्प पृष्ठ है लेकिन इंटीग्रेशन लगा है तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई r, कितना हो जाएगा अभी इसकी लेंथ l, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 पाई r l, यहाँ मान रख दो तो कितना हो जाएगा ये E इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, उसको भी यहाँ से हटा देते हैं, कितना होगा एल लेम्डा अपमान एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो E इज इक्वल टू ये हो जाएगा एल लेम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, और ये आर एल, एल से एल कैंसल आउट, तो E इज इक्वल टू
लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यही विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होगा, सूत्र होगा, यही विद्युत क्षेत्र होगा। किसके बीच में, इन दोनों बेलनों के बीच में किसी बिंदु पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 और आर। ठीक है बच्चों।